वो जो एक पेपर था वो कहाँ गया? टाइगर एक्सचेंज। तो कल तुम्हारे में से स्पीकर को किसने पूछा? हाँ, नहीं फिर उसका कोई जवाब आया कि नहीं आया स्पीकर का? अरे वो मेल की कॉपी लेना। ओ भैया, जो मेल मैंने की थी उसको उसकी कॉपी दो। कर लें शुरू। जब से हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार बढ़ी है, भाजपा की सरकार बनने के बाद नशा बहुत बढ़ा है और लगातार नशे में इजाफा हो रहा है। नशे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। मुख्यमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, सब ने कई दफ़ा इस किस्म के बयान दिए कि हम इस सारे मामले में बड़ी कार्रवाई करेंगे। और अब जो नए डीजीपी लगे हैं उसने भी सबसे पहले इसी बात को दोहराया। लेकिन नशा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि नशे के कारोबार में जो करने वाले लोग हैं उनको सरकार का पूरी तरह से संरक्षण है। यहाँ तक भी कई नशा तस्कर तो मंत्रियों की गाड़ियों में बैठ करके घूमते हैं और मंत्री उनको थाने का इंचार्ज बना करके, मतलब थानेदार को काम नहीं करने देते, वो लोग जा करके थानों में अपनी मनमर्जी से लोगों को परेशान करते हैं। जहाँ नशा बढ़ गया उस प्रदेश में, वहीं उसके साथ साथ एक नई चीज़ और सामने आई है। आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई शहर और कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में नौजवान जो है आज सट्टे की चपेट में भी आया हुआ है। जो क्रिकेट का सट्टा है, इस तरह से अब हर चीज़ के अंदर सट्टा होने लगा और उस सट्टे के कारोबार में भी सरकार से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। हैरानी की बात है, एक लड़का बिग बॉस से जीत करके आया, नाम था उसका एलवीएस यादव। और एक कार्यक्रम रखा गया गुड़गांव के अंदर उसको ऑनर करने का, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में गया। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जहां मुख्यमंत्री जाता है वहां विशेष रूप से इन बातों पे ध्यान दिया जाता है कि ये कार्यक्रम कराने वाला कौन व्यक्ति है, उससे किसको लाभ मिलेगा, कौन इससे प्रमोशन ले रहा है। इन सब चीज़ों को बारीकी से पहले देखा जाता है। तो इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी जरूर देखा गया होगा और मुख्यमंत्री ने वहाँ जाकर के जिस ढंग से उसको आइकॉन के रूप में पेश किया, बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसे लोगों को सरकार प्रमोट कर रही है जो सट्टे के साथ सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। ये उस कंपनी के लिए काम करता है जो सबसे बड़ी सट्टे की कारोबारी कंपनी टाइगर के नाम से, जिसका 10,000 करोड़ का मंथली बिजनेस है। ये हाँ, एलविस को प्रमोट वही तो कर रहे थे, वही कंपनी के लोगों के जगह जगह पे जहाँ ये इसको जहाँ प्रमोशन की जा रही थी उसके नीचे जो बैनर लगे हुए हैं वो सारे टाइगर कंपनी के लगे हुए हैं। टाइगर एक्सचेंज के नाम से है, ये आप देख सकते हो। इस
इसमें मुख्यमंत्री इसको प्रमोट कर रहा है, नीचे इसके बैनर लगे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसे फंक्शनों का हिस्सा बनेगा, आज जो है कल का आप पूरे दिन का ट्रेंड देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा। सारा दिन ट्वीट पे जो है मुख्यमंत्री को सरगना बता करके पूरे देश में नंबर 1 पे चला है, और लोगों ने बहुत कुछ टैग करके बहुत कुछ लिखा गया इसके बारे में। अगर मुख्यमंत्री ऐसे काम करेंगे तो फिर मान के चलो युवा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस सरकार बनने के बाद जहाँ नशे से युवा को मार दिया, वहीं सट्टे से युवा को मार दिया, और वहीं उसके साथ साथ एक और नई चीज़ मैंने इस यात्रा के दौरान देखी। जब मैं यात्रा के दौरान गांव में था, लोगों से मिल रहा था, शहर और कस्बे में लोगों से मिल रहा था, तो एक नई चीज़ आई सामने। पर्टिकुलर आपका जींद जिला, कैथल जिला और उसके बाद पानीपत डिस्ट्रिक्ट, पानीपत के बाद करनाल, कुरुक्षेत्र, ये आपका कैथल का, ये आपका जिला जो है यमुनानगर का, अम्बाड़े का, यहाँ पे जो युवा है, गांव के गांव खाली हो गए। मैंने कल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था, और गांव के गांव जो खाली हो गए उनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो बच्चे विदेश जा रहे हैं, वो विदेश को ये तो है नहीं कोई उनको जाते ही वहाँ कोई जॉब मिल जाएगी या कोई रोजगार मिल जाएगा, वो एक मजबूरी होगी इस प्रदेश को छोड़ने की उन्हें सरकार की तरफ से पहले तो ये समझ भाग दिखाए गए थे कि हम 75% युवाओं को प्राइवेट एजेंसीज में नौकरी दिलाने का काम करें, कॉर्पोरेट घरानों में नौकरी दिलाएंगे, फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाएंगे। उन्हें इस किस्म का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से भी घोषणा पत्र में कहा गया था कि 5 लाख को हम रोजगार देंगे। आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। इसकी वजह से पढ़ा लिखा युवा जो है वो परेशान हो गया, उसको इस सरकार पे भरोसा नहीं रहा। इसलिए वो इस सरकार को विश्वास ना करके अपनी ज़मीन बेचता है। 2-2, 4-4 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं गांव के अंदर लोग, और वो ज़मीन बेच करके माँ बाप को विवश करके अकेले अकेले बच्चे और विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिलती जल्दी से, उनके पास जल्दी से कोई रोज़गार नहीं होता। बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट होते हैं। जो डिपोर्ट होकर के आते हैं वो घर तो समझो सड़क पे आ जाता है, क्योंकि उसका सब कुछ बिका हुआ होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो डोंकी से जाते हैं, वो अपने जिस समय निर्धारित, जो स्थान उसका निर्धारित है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, उससे पहले मर जाता है। कोई दिन ऐसा नहीं है हरियाणा प्रदेश में जिस दिन डोंकी से जाने वाले बच्चों में एक आधी डेड बॉडी हरियाणा में ना आती। पहले बच्चे को भेजने के पैसे लगते हैं, फिर उसकी डेड बॉडी मंगाने के पैसे लगते हैं। कई घर तो ऐसे हैं जिनके पास वो पैसा भी नहीं होता, फिर गांव के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और उसकी बॉडी को मंगवाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं विदेशों में इस सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, जिनके घर में पीछे कोई डेथ हो जाती है बड़े बुजुर्ग की, वो उनको कंधा देने भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास वीज़ा नहीं है, और वीज़ा नहीं है तो आ नहीं सकेंगे, आएंगे तो फिर वापस नहीं जा सकते। किस तरह से इस सरकार ने गलत नीतियों की वजह से आज जो है युवा परेशान है। जहाँ युवा परेशान है वहीं मैंने इस यात्रा के दौरान अब तक 3200 किलोमीटर की यात्रा मैंने करी है, और इस 3200 किलोमीटर की यात्रा में 76 विधानसभा क्षेत्रों में गया, लाखों लोगों से पर्सनली मिला हूँ। मैं शहर में भी गया, कस्बे में भी गया और गांव में भी गया। 1600 से ज़्यादा गांव, शहर और कस्बे मैंने कवर किए। शहरों की भी हालत बहुत ख़राब है। शहरों में एक अलग तरह की लूट इस सरकार ने मचा रखी है। विधानसभा में तो लोग तो मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं विधानसभा में उनकी सारी बात रखूं, लेकिन आपने देखा है विधानसभा में स्पीकर का क्या रवैया रहता है। सरकार हर वक्त इस बात से डरी हुई है
कि अगर अवैध सिंह को बोलने का मौका दिया तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। इसलिए किसी ना किसी बहाने से मुझे रोकने की कोशिश की जाती रहती है। समय निर्धारित कर देते हैं, 3 मिनट में अपनी बात रख लो, 5 मिनट में अपनी बात रख लो, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। मतलब सारे विधानसभा की भी इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। कल जो इशू था पानी का, बाढ़ का, वो बहुत बड़ा इशू था और उसके ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे, जब हम सरकार की नाकामियाँ उस सरकार को बता रहे थे भी कम से कम तुम आगे से इस बात का ध्यान रखना, मैंने ये पूछा था कि मुख्यमंत्री ने जो 1100 करोड़ रुपया मंजूर किया था 19 जनवरी 2023 को, वो पैसा कहाँ खर्च किया गया उसको बताया जाए। मेरे जवाब में ये बात नहीं आई कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया, उसको गोलमाल कर दिया गया सारे को। वो पैसा जो मंजूर किया गया था वो पानी रोकने के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए किया गया था और वो पैसा अब ये कागजों में दिखाएंगे कि पानी के साथ बह गया सारा का सारा, कि हमने ये ड्रेन साफ करी थी, हमने ये ड्रेन साफ करी थी। मैं उदाहरण आपको देता हूँ, मेरे हलके में जमाल गांव है और जमाल गांव के अंदर घग्गर नदी का पानी जाता है, उसके पानी के लिए एक ड्रेन बनी हुई है। उस ड्रेन की सफाई के लिए भी पैसा जरूर दिया होगा इन्होंने। वहाँ उस गांव के अंदर उस ड्रेन के अंदर इतने पेड़ पैदा हो गए, इतना गंदमंद हो गया कि वहाँ पानी पहुँच ही नहीं सकता। इसके लिए लोगों ने मजबूर होकर के आखिर ये फैसला लिया कि भाई सरकार की आंख खोलने के लिए हमें वाटर टैंक पे चढ़ जाना चाहिए। 2 लड़के चढ़ गए। मैं जब गांव में गया, मैंने सारी स्थिति का जायजा लिया, पता किया, तो लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी थी। आखिर सरकार के साथ बातचीत करी, डिप्टी कमिश्नर से बात करी, उनसे बात करने का नतीजा ये निकला कि वो 10 दिन आगे का टाइम दे रहे थे। 10 दिन में उन किसानों की सारी फसल तबाह हो जाती। फिर मैंने उसमें पहल करी, मैंने अपनी तरफ से ये जो पॉकलैंड कौन सी मशीन होती है उससे सफाई होती है, कौन सी है, पॉकलैंड, उससे सफाई होती है, वो मैंने फिर 7 मशीनें वहाँ मंगा करके दी और वो मशीनें जब वहाँ लगाई तब उसकी सफाई शुरू करी तो मुझे उन लोगों ने वीडियो बना करके भेजी। हैरानी होगी कि सारी ही खुदाई नहीं हो रही है, जबकि सरकार की जिम्मेवारी थी उस ड्रेन को साफ करना। तो इसका मतलब है सारा का सारा पैसा जो है सरकार में बैठे लोग अधिकारियों के साथ मिलकर के खाएंगे। उन्होंने किसी ड्रेन की सफाई नहीं करी। इसकी वजह से अब की बार इतना बड़ा ये बाढ़ का जो है प्रकोप हुआ, उससे नुकसान हुआ। अगर ड्रेनें साफ होती तो फिर उन ड्रेनों में पानी डाल करके आप उसको कहीं का कहीं पहुंचा सकते थे, उसका फ़ायदा ले सकते थे। आज 12 जिले तो बाढ़ प्रभावित हैं। मुआवजा कल भी सरकार की तरफ से जवाब नहीं है, अभी कोई मुआवजा देंगे। उसके इलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यमुनानगर से लेकर के होडल तक जो ज़मीनें यमुना नदी में आ जाती हैं, यमुना नदी के भाव अलग अलग हैं। यमुना कभी किसी साइड से चलती है, कभी किसी साइड से चलती है, 2-2, 3-3 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेती है। उसके बीच में जो ज़मीनें आती हैं किसान की, वो किसान मालिक उन ज़मीनों के सन 1961 के पंजाब रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक इस सरकार ने पीछे एक फैसला कर लिया कि ये किसान से ज़मीन ले करके और इसको इसमें डाल दिया जाए आपके पंचायतों के पास। वो सारी ज़मीन जो है तो सारी ज़मीन किसान के कब्जे में, किसान उसके मालिक है। 2020 तक किसान उस पर लोन भी ले सकता था, किसान उस ज़मीन को ठेके पे भी दे सकता था। 2020 में भाजपा जनता की सरकार ने उसमें एक नया चेंज किया और ये कहा भी ये देश मामलात की ज़मीन है, इस ज़मीन को जो है पंचायत के अधिकार में दे दिया जाए। लोगों के विरोध का सामना किया तो उस मामले को वहीं रोक दिया। आज उन लोगों के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि उनकी जो फसल तबाह हुई थी उसमें उसका सरकार मुआवजा नहीं देगी, उसको देश मामलात कह करके उसके मुआवजे को ख़त्म कर देगी। इसी तरह हमारे जो घग्गर नदी में 40,000 एकड़ ज़मीन जो है इस पानी की वजह से तबाह हो गई, जिसके ये कल बड़े दावे कर रहे थे कि हमने बहुत अच्छा प्रबंध किया था। प्रबंध किसी ने नहीं किया। वहाँ प्रबंध जो था टोटल
गांव के जो किसान थे उनका अपना था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर सबसे बड़ी मदद अब की बार अगर किसी ने करी तो राजस्थान के लोगों ने करी। हमारे उस घग्गर नदी के साथ साथ राजस्थान लग जाता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ सारे गांव राजस्थान के। 30-30 किलोमीटर दूर से लोगों ने ट्रैक्टर ट्रालियों में मिट्टी भर के, वहाँ की चिकनी मिट्टी तो डाल देते तो वो तो थोड़ी सी बारिश से सब कुछ तहस नहस कर देता। बाड़ू रेत लानी पड़ी उसके लिए, वहाँ टिब्बे हैं, वहाँ से मिट्टी भर भर के मतलब हजारों की संख्या में ट्रालियाँ राजस्थान से अपना तेल डलवा करके वहाँ का किसान जो है, और उस बांध के ऊपर 5-5 फुट बांध पे मिट्टी की बंधाई करने का काम किया। सरकार की तरफ से एक ट्रॉली मिट्टी की भी नहीं डालेगी। ये जो कल कह रहे थे ये सरेआम झूठ बोल रहे थे, ये भाग रहे थे अपनी बात से। इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। लोगों ने इनको आखिर ये फैसला कर लिया था कि अगर ये दोबारा आ गए तो फिर हम इनके कपड़े पाड़ेंगे, हम इनसे पूछेंगे। क्योंकि उन लोगों को जब उन्होंने मुआवजे की इनके सामने बात करी, चौधरी रणजीत सिंह से जब मुआवजे का पूछा तो वो भाग गए। दुष्यंत तो कहीं रुका ही नहीं, ये तो सिर्फ 2 गांवों में रुका। उससे तो आप जा कर के पूछ लोगे कि कौन कौन से गांव थे उस बांध के ऊपर, तो इसको तो बेचारे को गांव का नाम भी नहीं पता होगा। ये तो कभी वहाँ गया ही नहीं, ये तो तमाशा देखने गया था। एक वीडियो है मेरे पास, हमारा आखिरी गांव जो है उस पर राजस्थान बॉर्डर के ऊपर बड़ी पड़ता है, बड़ी। उस बड़ी गांव की सरपंच ने इसकी गाड़ी को रोक लिया। पढ़ी लिखी लड़की है, उसने मुख्यमंत्री को भी सारी बात सामने रखी थी, और मुख्यमंत्री ने भी उसकी बात सुनने के बजाय उसको बेइज्जत किया। उसने जब इसको रोका और उसने कहा कि भी आप हमारी यहाँ मदद करो, तो ये इसका जवाब था आगे से कि तुम्हारा कौन सा गांव डूब गया। ये तो देखने गए थे बेचारे, गांव तालाब बन गए कि नहीं बन गया। इनकी हालत तो ऐसी थी। इस तरह से लोगों ने अपनी फसल को बचाने का काम किया। और उसमें भी वो जो 40,000 एकड़ जमीन है, सरकार उसका भी मुआवजा नहीं देगी। एक जो इन्होंने नया पोर्टल बनाया है, ये पोर्टल भी एक बड़ी बदमाशी है सरकार की, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जिसकी फसल खराब होगी वो अपना इसमें लिख करके दे सकता है। अब ये क्या करेंगे, जिस किसान ने ये लिख दिया कि मेरी फसल खराब होगी, पोर्टल पे लिख दिया, कल को वही किसान अपनी मेहनत के साथ दोबारा उसमें कोई फसल पैदा करेगा, और जब मंडी में बेचने जाएगा तो फिर ये कहेंगे कि वहाँ तो फसल खराब थी, तेरे पास फसल आई कहाँ से बेचने के लिए। उसको और परेशान करेंगे। मतलब ये गेम है कि या तो मुआवजा ले ले और या फसल बेच ले, दोनों में से एक काम कर ले। मतलब ये जो बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है कि ताकि किसान को और ज़्यादा परेशान किया जा सके। मैंने इस यात्रा के दौरान और एक चीज़ देखी है, 80% से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। 80% से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं गांव में, शहर में भी, जहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है, मास्टर पूरे नहीं है। हॉस्पिटल तो कोई भी आपका सरकारी जो है, चाहे वो गांव का है, चाहे किसी कस्बे का है, चाहे वो शहर का है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, उनकी हालत तो अगर आप जाओगे देखोगे तो जो मरीज इलाज कराने जाता है उस भगवान के भरोसे ही है। अगर वो बच जाता है, ठीक हो जाता है, तो इनकी स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से नहीं, या तो जो डॉक्टर बेचारे उसमें काम कर रहे हैं वो कोई थोड़ी मोटी मदद करती है या परमात्मा करता है। इसीलिए लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं। जहाँ हॉस्पिटल ख़त्म कर दिए इन्होंने, वहीं उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है हिसार में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए, किसी का प्राइवेट था, उसके सामने सिविल हॉस्पिटल है। उस सिविल हॉस्पिटल की ऐसी जर्जर हालत है
कि कोई आदमी अंदर बढ़ने से पहले 100 दफ़ा सोचता होगा कि पता नहीं ये बिल्डिंग सारी तेरी सर पे ना गिर जाए, ऐसी जर्जर हालत। उसकी चिंता नहीं करी। और जो कोई प्राइवेट बना रहा था, जिसने किसी ने बनाया, जिसके नॉर्म भी पूरे नहीं होंगे, उसके ये उद्घाटन कर रहे थे। मैंने एक बात विधानसभा में पिछले सत्र में कही थी, मैं दोबारा फिर उस बात को आपके सामने बताना चाहूँगा। मैंने स्पीकर से कहा था कि स्पीकर साहब, आपके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली और मैं वो जानकारी हाउस में शेयर करना चाहता हूँ, हाउस में सारे मेंबर्स को बताना चाहता हूँ और आपसे भी उस पर जानना चाहता हूँ कि जो बातें मेरे पास आई है उनमें कितनी सच्चाई है। स्पीकर ने कहा था कि अगले सेशन में आप बता देना। अब सेशन आ गया, मैंने स्पीकर को मेल किया है और मैंने मेल करके कल भी स्पीकर को ये बात विधानसभा में कही है कि मैंने आपको एक मेल करी थी, मुझे उसका जवाब आपका आना चाहिए था। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हाउस के अंदर 2 दफ़ा मुझे मेरे सवालों के जवाब के लिए 15-15 दिन का समय सरकार की तरफ से मांगा गया, शराब घोटाले पे और दूसरा जो किसानों का कर्जा था उसके ऊपर। आज उनको 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, अब तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने रिमाइंडर भेजे स्पीकर के पास, स्पीकर ने मेरे रिमाइंडर का भी कोई जवाब नहीं दिया, जबकि ये स्पीकर के ऑफिस की जिम्मेवारी बनती है कि जो बात हाउस में कह दी जाती है और जो समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है उसके तहत आपको उसका जवाब हमारे पास भिजवाना चाहिए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रजातंत्र खत्म हो गया। अगर विधानसभा की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है संविधान की, तो फिर आम आदमी जो है इनसे क्या उम्मीद करेगा। मैंने जो इसको मेल लिखी उसमें मैंने लिखा है कि मैंने पिछले सत्र के दौरान श्रीमान ज्ञान गुप्ता अध्यक्ष महोदय जी, आपके बारे में कुछ विशेष तथ्य रखने हेतु समय निर्धारित करने की प्रार्थना की थी, परंतु अभी तक मुझे इस मुद्दे पे कुछ विशेष तथ्य रखने हेतु समय निर्धारित नहीं किया गया। आपसे पुनः अनुरोध है कि मैं इस सदन के ध्यान में आपके बारे में कुछ विशेष तथ्य लाने के लिए चालू सत्र के समय निर्धारित किया जाए, ताकि जनहित में कुछ विशेष तथ्य सदन के ध्यान में लाए जा सके। अगर इसके लिए गुप्ता जी ने समय निर्धारित कर दिया तो विधानसभा के अंदर सारी बात रखूंगा और तथ्यों के साथ रखूंगा, सबूत के साथ रखूंगा। अभी थोड़ी बताऊंगा, ये तो विधानसभा में बताऊंगा। और विधानसभा का अगर समय निर्धारित नहीं हुआ तो फिर 29 तारीख को आप साथियों के साथ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, बैठूंगा और फिर आपके सामने सारी बात रखूंगा, ताकि आप फिर उसको पूरे प्रदेश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को ये जानकारी देश को कि हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी के सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं। सब्जेक्ट तो तुम्हें पता है सबको, तुम गुप्ता से पूछ लो जाके सब्जेक्ट क्या है, वो बता देंगे। मुझे समय दिया जाए उसके बारे में बताने के लिए। हाँ, बात तो मैं बताऊंगा क्या है, मुझे उसके लिए समय देना चाहिए। मैंने हाउस में कही थी ये बात, अभी मैं आपके बारे में लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताना चाहता हूँ। मुझे कल मैंने कलेक्ट नहीं करी, गुप्ता जी के शुभ चिंतक हैं बहुत सारे, उन्होंने मुझे दिए, मैंने सारा चेक कर लिया अच्छी तरह से, सारी चीजें फोटोग्राफ्स के साथ है। संतुष्ट तो आप तो, मैं नहीं, बच्चा बच्चा संतुष्ट हो जाएगा।
हैं? हाँ, आप निश्चिंत रहो। आप गुप्ता जी से पूछो जा करके, वो बताएंगे आपको क्या है। कल पूछा एक साथी ने, मैं देख रहा था गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने ये पूछा था कि अभय सिंह चौटाला ने आपको कोई मेल किया है, तो कहता समय आने पर जवाब दूंगा। जवाब तो उसको मेरी मेल का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बनता है कि नहीं बनता है जवाब? तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ जवाब का, कि मुझे उनका जवाब मिले। जिस किस्म का रवैया उनका है, जो चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा वो उससे मैच करती है, उससे अलग नहीं है। आप भी मेरी बात से सारे सहमत हो जाओगे कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। आज 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 चंडीगढ़ वाली पुलिस ने भी संदीप सिंह को जो है चार्जशीट कर दिया, उसको दोषी करार दे दिया। अब 1 मिनट की देरी किए बिना उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री तो इस्तीफा नहीं लेगा, मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी गैरत शर्म है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए और अपने आप को दोषी मान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी इसके लिए प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने एक ऐसे आरोपी को इतने समय तक बचाने का काम किया, उसको भी इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है, दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। के खिलाफ शक्ति नहीं है। अगर यात्रा निकलती है, हम भी उस यात्रा में जा सकते हैं। सभ्य तरीके से कोई काम हो, हर नागरिक उसका स्वागत करता है, और सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की धार्मिक कोई भी चीज़ जो है उसमें कोई भी व्यक्ति इस किस्म की भाषा का प्रयोग ना करे जिससे कोई किसी को सीधा उसका जो है उससे उसके ऊपर असर पड़े। भड़काऊ बात नहीं होनी चाहिए। तो यात्रा कोई नई थोड़ी निकली है, पहले भी निकलती रही, हर साल निकलती है, लेकिन ये तो जानबूझ करके इस सरकार ने ये सारा का सारा मामला एक षड्यंत्र के तहत किया था। इसमें सरकार की पोल खुल गई, सरकार इसमें बिल्कुल हाशिए पे आ गई, और मैं को सरकार के साथ विपक्ष हाशिए पे खड़ा इस मामले में। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। कांग्रेस की तरफ से कल अर्जेंट मोशन दिया गया था इसमें, और अर्जेंट मोशन जो दिया जाता है विधानसभा में, उसका मतलब ये होता है कि सारे काम रोक दिया और पहले उस पर चर्चा कराओ। ये होता है कि नहीं होता है? मैं भी अपोजिशन लीडर था, मैंने भी काम रोको प्रस्ताव दिए 2-3 दफ़ा जब जरूरी इशू आए थे, और मैंने बाकायदा तौर पे सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि हमारा ये मंजूर किया जाए, इसके ऊपर चर्चा हो। SYL के मामले पे दिया था, उस पर चर्चा करानी पड़ी सरकार को। इन्होंने काम रोको प्रस्ताव दे रखा। एक बार भी इन्होंने कांग्रेस के किसी सदस्य ने
इस बात को लेकर के स्पीकर के सामने ये नहीं कहा कि नू के अंदर इतनी बड़ी हिस्सा होगी, हमारे प्रदेश का माहौल खराब हो गया, सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक बार भी किसी ने ये बात नहीं की। तो इसका मतलब है कांग्रेस भी पूर्ण रूप से सरकार के साथ शामिल है। मैंने भी कुछ कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि भी आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, आप इस पर खड़े क्यों नहीं होते, आपको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए ताकि इस पर चर्चा हो। मेरा तो कॉलिंग अटेंशन दिया हुआ है, मैं तो पूछूंगा सरकार से कि मेरे उस कॉलिंग अटेंशन का क्या हुआ, ये बात कल पूछूंगा कि वो मंजूर हुई कि नहीं हुई। लेकिन इन्होंने अर्जेंट मोशन दे रखा था, इनकी जिम्मेवारी पहले बढ़ती थी उस पर कि वो इसके ऊपर सरकार को पूछते हैं। इन्होंने सरकार को पूछने की बजाय पूरा दिन यूँ ही निकाल दिया कल का। इसका मतलब कांग्रेस सीरियस नहीं है। कांग्रेस खुद चाहती है कि इस तरह के दंगे हो, कांग्रेस खुद चाहती है कि हरियाणा प्रदेश का भाईचारा खराब हो, माहौल खराब हो। अगर कांग्रेस सीरियस होती तो फिर कांग्रेस इस इशू पर संज्ञान लेती और कल हर हालत में कांग्रेस सरकार को मजबूर करती। सरकार इस मामले में मजबूर होती, सरकार को उस पर चर्चा करानी पड़ती अगर ये खड़े होकर के प्रेशर डालते। मेरी 29 तारीख को कॉलिंग अटेंशन मंजूर हुई है इसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। सरकार का पूरी तरह से दिवाला पिटा हुआ है। हमारे सरसा जिला का उदाहरण दे देता हूँ आपको। 2022 का जो क्लेम है 21 और 22 का, वो 614 करोड़ या कुछ बनता है। एक पैसा भी किसान को नहीं दिया गया। आखिर वहाँ पे किसानों ने मजबूर होकर के धरना शुरू कर दिया। 3 महीने तक चोपटा तहसील में धरना रखा। उस धरने में किसान के साथ एसडीएम चला जाता था, तहसीलदार चला जाता था, बातचीत करके वापस आ जाता था, बता देता था अब तो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। आखिर सरकार को कैसे होश आए, इसके लिए 4 किसान जो है नौजवान बच्चे वाटर टैंक पे चढ़ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अंदर से लॉक लगा लिया। और जब उन्होंने वहाँ जाकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, जब हजारों लोग इसमें इकट्ठा हुए, तब सरकार ने मजबूर होकर के उनके साथ समझौता किया और उनकी बात को माना। अब भी लिखित में आश्वासन देने के बाद डिप्टी कमिश्नर के अब तक भी पूरा क्लेम लोगों को नहीं मिला, जबकि किसी और का नुकसान हो जाता है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर मैंने मेरा इंश्योरेंस करा रखा है, मेरी फसल का करा रखा है, मैंने मेरे घर का करा रखा है, मैंने मेरी गाड़ी का करा रखा है, अगर वो डैमेज होती है तो इंश्योरेंस कंपनी का काम है मुझे तुरंत उसकी राशि पर दे। लेकिन इन्होंने 2 साल तक वो क्लेम का पैसा रोक के रखा है, उसका ब्याज खा रहे हैं लोग। ये क्लेम ब्याज के साथ मिलना चाहिए किसान को। ये मैं परसों मेरी जो इसमें 29 तारीख को जो मेरी कॉलिंग लगी है उसमें पूछूंगा सरकार से कि इसमें देरी क्यों की गई है। कहाँ पे उसका लेटर दिखाई सरकार? नहीं, देने से क्या होता है, वो लेटर दिखाए ना। कहाँ है? सारा दिन झूठ बोलते हैं। अरे तो विधानसभा में कल क्या हो रहा था? झूठ नहीं बोला जा रहा था। कल क्या हो रहा था? झूठ ही तो बोलते और बोलते क्या? हमने पहले ये सुना था कि कोई इंसान अगर झूठ बोलता है तो कहते मर जाता है, किसी की झूठी कसम खा ले तो मर जाता है। इनका तो पेट दर्द भी नहीं होता कंजरों का, सारे झूठ बोलते हैं। मैंने कहा नहीं था उनको, मैं बोले तेरे सामने शरेआम झूठ बोल रहा है, झूठी बातें पेश कर रहा है और तुम सुन रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है। हम ये झूठे जवाब सुनने के लिए आए विधानसभा में। ये कार्रवाई करेगा? यूँ बताओ मुझे, मैंने स्पीकर के सामने
ये नहीं कहा था कि मेरे विधानसभा के अंदर वोट खरीदे गए, उसके एफिडेविट ले निकाल के, जो वोट वाले ये रोज क्या देते हैं हमें एफिडेविट दो। उसने कहा था विधानसभा में स्पीकर ने मुझे कि आप इस पे सबूत दो। मैंने कहा एफिडेविट देता हूँ, 100 एफिडेविट है मेरे पास, मेरे हल्के में मैंने संभाल के रखे हुए। आज 100 एफिडेविट, अरे 100 तो थोड़े हैं, वो तो 500 मंगा दो, क्योंकि जिस आदमी को लालच दिया गया वो अपनी जमीन नहीं बेच सकता। वो साफ कहता है कि मुझे पैसे का लालच दिया था। और मैंने जब स्पीकर को कहा, ऑफिस में बैठे थे, मैंने कहा जब तेरे को एफिडेविट दे दूंगा क्या करेगा? तो दांत फाड़ने लग गया, कहने लगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैं बोला फिर विधानसभा में क्यों कह बैठे आप ये बात, भी मैं कार्रवाई करूँगा। जब आपके बस की नहीं है तो कम से कम आपको बोलने से पहले, बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए भी क्या बोल रहा। ये हालत है हाउस की। जब ये हालत होगी तो आप किससे उम्मीद करोगे? परिवर्तन यात्रा की शुरुआत में सवाल खड़े करने वाले लोग जो कहते थे कर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, 3200 किलोमीटर आप चल चुके हैं, क्या जवाब देंगे? कल विधानसभा में वो लोग कह नहीं रहे थे ये तो यात्रा पे था हैं, जो ये कह रहे थे ये चल नहीं पाएगा, वही कह रहे थे ये तो सरसा में था ही नहीं, यात्रा पे था। कह तो देख लो उनका कैसा दिवालिया पीटे विचारों में। मेरी यात्रा का समापन नहीं होगा, मेरी यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक भाजपा जनता का सुपड़ा साफ नहीं हो जाएगा, जब तक इन लोगों की ऐसी हालत नहीं हो जाएगी गांव में कि इनके लोग पत्थर मारेंगे। जो पत्थरबाजी इन्होंने नूह में कराई वो पत्थरबाजी इनके साथ होगी, आप देखना लोग इसी तरह पत्थरों से लेंगे। ये शुक्र मनाओ इनके पास सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी की वजह से बेचारे घूम रहे हैं। ये सिक्योरिटी छोड़ करके किसी गांव में जाकर के दिखा दें, जिस गांव में जाएंगे लोग कपड़े पाड़ लेंगे। मुख्यमंत्री के हल्के की हालत बताता हूं तुम्हें। मुख्यमंत्री के हल्के में सबसे बड़ा गांव है काछवा, 14,000 वोट है। ये गांव के अंदर गया जन संवाद कार्यक्रम के तहत, और गांव के एक पत्रकार साथी ने और गांव के लोगों ने वहां पे आरोप लगाया, आरोप भी नहीं लगाया, शिकायत करी कि मुख्यमंत्री जी 200 स्ट्रीट लाइट जो है यहाँ चोरी होगी हमारी जो है। अगर स्ट्रीट लाइट चोरी करता है कोई तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि आपका विधानसभा क्षेत्र है, इस चोरी पे आपको कार्रवाई करानी चाहिए। इसने आश्वासन दिया और एसपी को वही हिदायत दी कि चोरों को पकड़ो और ये स्ट्रीट लाइट बरामद करो। आज 2 महीने हो गए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और कोई स्ट्रीट लाइट बरामद नहीं। तो फिर मुख्यमंत्री का दिवाला पिट गया कि नहीं पिट गया? एक और उदाहरण बताता हूं मुख्यमंत्री का। मैं विधानसभा में अगर मुझे मौका मिला मुख्यमंत्री से पूछूंगा भी, ये दोनों बातें जो आज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो मामला था वो कलिंगा गांव का है। मैं इस यात्रा के दौरान कलिंगा गांव में गया, और कलिंगा गांव में जब मैं पहुंचा तो गांव में 2 सरपंच हैं, एक युवा लड़का सरपंच है और एक रिजर्व थी। तो जो सरपंच युवा था, मेरा उसके घर पे लंच था उस दिन, दोपहर का कार्यक्रम वहीं का था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे गांव में मुख्यमंत्री आया था, क्या कोई नई घोषणा कर गया, क्या कुछ मुख्यमंत्री के आने से तुम्हारे गांव में आपको कोई फायदा मिला? वो बोला जी ये सामने मंदिर है, इस मंदिर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और मैं मुख्यमंत्री को गुलदस्ता दे करके स्वागत कर रहा था। मेरे से मुख्यमंत्री ने पूछा सरपंच कौन है, तो मैंने कहा मैं ही हूँ जी। तो उस मंदिर के बिल्कुल साथ तालाब है, जैसे ये तालाब है ये मंदिर है। उसने तालाब की तरफ देख करके कहा कि सरपंच तेरा तालाब कितना गंदा है, तैने इसकी सफाई क्यों नहीं कराई? जैसे उसकी बोलने की आदत आजकल मुख्यमंत्री किसी से पोलाइटली बात नहीं करते, आजकल भड़क करके बात करते हैं। तो कहने लगे कि तैने इसकी सफाई क्यों नहीं कराई?
वो बोला जी मैंने 15 दफ़ा डिप्टी कमिश्नर को रेजुलेशन दिया है मेरे सरपंच बनने के बाद, आप पूछो अपने डीसी से। उन्होंने डीसी को कहा उसी वक्त कि डीसी साहब 15 दिन के अंदर तालाब साफ हो जाना चाहिए, ताज़ा पानी भर जाना चाहिए। डीसी बोला ठीक है सर। वहाँ का कार्यक्रम खत्म हो गया। 2 दिन बाद वही सरपंच डीसी के पास गया और उसने जाकर के डीसी से कहा रेजुलेशन ले जाकर के कि डीसी साहब मुख्यमंत्री के आदेश हैं, अब तो आप इस काम को शुरू कराओ। डीसी का अगला वर्ड ये था उस लड़के के बताने के मुताबिक, मुख्यमंत्री तो ऐसे बहुत आदेश देता है, मैं पहले इसका एस्टीमेट बनवाऊंगा और फिर मैं डिपार्टमेंट को भेजूंगा, डिपार्टमेंट से सैंक्शन होगा और उसके बाद मैं इसके टेंडर करूंगा और फिर देखूंगा पानी कैसे आ सकता है इसमें, फिर इसकी सफाई कराऊंगा। अब बारिशों से फिर और ज़्यादा गंद मच गया उसमें। मुख्यमंत्री के आदेश को डीसी ने ताक पे रख दिया। आज तक उस जोड़ की सफाई नहीं हुई। अभी मेरे पास हफ्ता पहले वो सरपंच आया तो मैंने उससे पूछा अरे सरपंच जोड़ साफ हो गया क्या? बोला जी जोड़ थोड़ा ही साफ हुआ है। ये हालत है मुख्यमंत्री के आदेश की। अगर डिप्टी कमिश्नर उसके आदेश को नहीं मानता, मैंने गांव में कहा लोगों से, मैं बोला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे देते, डिप्टी कमिश्नर खाद डाल के सो जाता जोड़ के ऊपर जब तक साफ ना होता। आदेश तो वो होते हैं सरकार के। सरकार किसको कहते हो? मुख्यमंत्री की आंखों से अधिकारी को काम करना पड़ता है। यहाँ तो किसी को परवाह नहीं है। जो आदमी ये कह देता है कि मैं किसी की भी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो उसकी बात को कौन महत्व देगा? कोई कैसे महत्व दे देगा? ठीक, आप सब आए, बहुत धन्यवाद। खाना तैयार है, भोजन करके जाना है सब। कोरोना पे सेवा सिंह रापड़िया साफ भी करना था और पानी भरना था। मंदिर का जोड़ है कलिंगा जिला भिवानी। तुम अपने किसी साथी को भेज के पता करवा लो। है नहीं, सरपंच का बयान और ले लो, उसको साथ जोड़ सकते हो। इनकी नहीं सुनता कोई भी, इनकी कोई नहीं सुनता। अफसर तो डीसी एसपी तो इनके टेलीफोन भी नहीं उठाते, किसी मंत्री के जो ना, बहुत माड़ा हाल है इनका बेचारा है। नहीं, इनका डोल ला देगा ना। ये तो सारे चोर है सारे के सारे हैं। इनके कहने से कोई काम कर बैठो तुम और फंस जाओगे हैं।